कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास तिवारी। बात आज ट्रंप की करेंगे। वो ट्रंप जो आए तो थे मागा के नारे के साथ, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन फिलहाल ट्रंप की हरकतें जो हैं वो दुनिया भर में अमेरिका और खुद ट्रंप को एक लाफिंग स्टॉक बनाकर रखे हुए हैं। लग रहा है ट्रंप वो जो कहावत है ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, उसी अंदाज में जिंदगी जी रहे हैं और उसी अंदाज में अपनी प्रेसिडेंसी भी चला रहे हैं। सोच के देखिए, एक ताकतवर मुल्क के नेता की मिमिक्री करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी बातों से पलट जाते हैं, ख्वाहिश रखते हैं शांति का नोबेल पाने की और दुनिया भर में युद्ध छेड़ देते हैं। तो क्या ट्रंप अब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि भाई अब दोबारा तो राष्ट्रपति बनने से रहा, तो बचे कुछ वक्त में कुछ भी करो, कैसा भी करो, विवाद पैदा करो, ताकि अच्छा या बुरा लोग याद रखेंगे भाई अमेरिका में ऐसा राष्ट्रपति भी हुआ था, अमेरिका में कोई ऐसा भी आया था जिसने दुनिया भर में अमेरिका की थू-थू भी कराई थी और किस स्थिति में अमेरिका को लाकर रख दिया था। तो आज ट्रंप की उन्हीं बयानों को डिकोड करेंगे, ट्रंप की इन्हीं हरकतों को डिकोड करेंगे और क्या एक वक्त आ गया है कि भाई अब ट्रंप को सीरियसली लेना ही छोड़ दीजिए। इसी पर कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज चर्चा होगी। हमारे साथ वैभव सिंह हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ प्रोफेसर मेहताब सिंह हैं, विदेशी मामलों के जानकार, और प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट के तौर पर फॉरेन अफेयर्स की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैभव, मतलब ट्रंप के बारे में ना अब तो ऐसा लग रहा है कि हम डिकोड करते करते थक जाएंगे। मतलब इस आदमी को हमने क्या क्या नहीं कह दिया कि अनस्टेबल है, यू टर्न ले रहा है, नॉन सीरियस है। भाई चाहता क्या है? देखिए, वो अटेंशन चाहता है, आप उसको अटेंशन दे रहे हैं। कितनी चाहिए? नहीं, उसको वो ये चाहता है। आपको याद होगा तो आपने ही ये कॉफी पे ही आपने प्रोग्राम होस्ट किया था जब ही वाज अबाउट टू बिकम प्रेसिडेंट, जब इलेक्शन जीते थे। हाँ। तब हमने आपके साथ इस पर चर्चा की थी और उस दिन भी जो मैंने बात की थी वही मैं आज फिर रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, वो यही है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक सेलिब्रिटी ठेकेदार है। ओके, ठीक है। हाँ। वो बिजनेसमैन भी नहीं है। हाँ। ठीक है, वो रियल तो बहुत बहुत नीचे चले गए आप। नहीं, वो है ना, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा हाँ। था कि वो बिजनेसमैन नहीं है। उनको बिजनेसमैन, आप पूरा देश, पूरी दुनिया उनको बिजनेसमैन बनाना चाह रही है। देखिए, वो ठेकेदार है और वो एक जैसे बिल्डर होता है, ठीक है, उसका जो माइंडसेट होता है वो उसी माइंडसेट के साथ दुनिया चलाना चाह रहे हैं। ठीक, और दुनिया वैसे चलती नहीं है और एक डिसरप्टिव पीरियड है डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेसिडेंसी है। और मैंने कहा था कि ये डिसरप्शन रहेगा 4 साल एंड ही विल डिसरप्ट द वर्ल्ड ऑर्डर, और वो कर रहे हैं। दूसरी चीज आप ये देखिए कि वो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में हमारे, या दुनिया के अलग अलग जो लीडर्स हैं उनके बारे में वो बयान दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक एक्सचेंज शुरू हो हॉट वर्ड्स का अमेरिका और इंडिया के बीच में, और जिसको इंडियन डिप्लोमेसी को मैं कहूंगा कि बहुत समझदारी से डील कर रही है और उनको जवाब नहीं दे रही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हमको उनको जवाब नहीं देना चाहिए, हमें उनको उनकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, हमको अपनी भाषा में जवाब देना चाहिए, हमें अपने एक्शन से जवाब देना चाहिए। ठीक, अगर आप देखिए तो हमारे इस पूरे रीजन में अमेरिका ने जितने रेजिम चेंज ऑपरेशंस किए हैं, चाहे नेपाल में किया हो, चाहे बांग्लादेश में किया हो, चाहे श्रीलंका की इकोनॉमी को कोलैप्स किया हो, चाहे मालदीव्स में आप देखिए भारत के विरोधी एक माहौल बनाया गया, पाकिस्तान में रेजिम चेंज करके आसिम मुनीर को इंस्टॉल किया गया और शहबाज शरीफ को। तो ये जो हुए ना, इनको हम अंडू करके उनको जवाब दें। ठीक है, जो अमेरिका ने किया इसको अंडू करके हम जवाब दे सकते हैं। और वो चाहता है, मैंने कहा था देखिए, कुत्ता आपको काटता, पलटे कुत्ते को नहीं काट लेते। ठीक है, वो उसका नेचर है करना, वो करेगा। आप अपना काम कीजिए, आप अपना बचाव कीजिए, आप अपनी विदेश नीति को अपने हिसाब से चलाइए। वो चाहता है कि आप उनके साथ एक्सचेंज करें, तो क्या हम नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन तो है नहीं, ना हम ईरान है कि भाई हम रोज अमेरिका को बोले कि हम तुमको बम मार देंगे, हम तुमको मिसाइल मार देंगे। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है बोलने वाला? भाई हमारी विदेश नीति वैसे नहीं चलती। हमारी विदेश नीति नैतिकता पे, सिद्धांतों पे चलती, हम उस पर चला रहे हैं। लेकिन दुनिया बड़ी अनैतिक हो गई है। दुनिया नैतिक हो गई, ट्रंप तो बहुत ही अजीबोगरीब हो गए हैं। प्रोफेसर दीप्ति, मतलब आप सोचिए ना, माय फ्रेंड मोदी, उसके बाद किस तरह की बातें करते हैं, किस टोन में करते हैं। ठीक है, आप कुछ करें ना करें, डोमेस्टिक फ्रंट पर विपक्ष से तुरंत लपक लेता है, उनके विरोधी तुरंत लपक लेते हैं। भाई आपको किसने हक दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्षों को आप सड़क पे इंतजार कराएं, आप उनकी बेइज्जती करें, आप उन्हें डांटे डपटे? मतलब पूरी दुनिया की तुम कोई शहंशाह हो?
आप तो इंतजार कराने की बात कर रहे हो, उसने तो पूरे वर्ल्ड को इस समय ये दिखा दिया है कि भाई मैं किसी की संप्रभुता को भी नहीं मानता हूँ। मैं उठा के मतलब रातों रात अपने ही स्टेट का नाम ले रहे हैं कि जैसे हम बिहार में नहीं सुनते थे किडनैपिंग, यूपी में नहीं सुनते थे किडनैपिंग के रातों रात किसी का बेटा उठा लिया, किसी का कुछ उठा लिया। इस टाइप की हरकत ट्रंप ने अभी की है। वो क्या मैसेजिंग देना चाहते हैं वर्ल्ड को, ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है पेनास की इस समय पूरा वर्ल्ड को एक वो मैसेजिंग दे रहे हैं कि भैया मेरी जो मर्जी आएगी मैं करूंगा। आपने कहा कि वो ठेकेदार हैं, वो ठेकेदार से भी गए गुजरे हैं। वो बिजनेसमैन, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एक व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन एक इज्जतदार की तरह काम तो करता है, यहाँ तो बिल्कुल ही इज्जत छोड़ के जो मन मर्जी आएगी वो करेंगे क्योंकि उनकी सीधी नजर है। हम क्या बोल रहे हैं, उनके वहां के इकोनॉमिस्ट, टॉप इकोनॉमिस्ट है जेफरी सैक्स का ये कहना है कि ही इज लाइक अ मैनियक। मतलब उनके अपनी कंट्री के जब इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि वो एक मैनियक की तरह बिहेव कर रहे हैं, एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, जहां उनको तेल दिखेगा वहां वो भग लेंगे। पहले कम से कम एटलीस्ट जो होता आया है, देखिए अमेरिका का इतिहास है कि वो ऐसी हरकतें करता है और करता आया है। 89 के अगर आप देखें कि जब बुश ने किया था पनामा के ऊपर तो भी ऐसा ही हरकत हुई थी, फिर 2022 में बिडेन ने किया है होंडुरास के ऊपर तो भी ऐसी हरकत है। लेकिन एटलीस्ट तब कांग्रेस का एक अप्रूवल लिया जाता था। आप 2011 के गद्दाफी लीबिया को देख लीजिए, आप 2003 में सद्दाम देख लीजिए, इराक देख लीजिए, बट एटलीस्ट तब एक प्रिटेंस रहता था पिनास। इस समय तो सारा चोगा ही जैसे कहते हैं कि बिल्कुल उतार के फेंक दिया है। जिस दिन ये सब चल रहा था उस दिन जेडी वैंस ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया पे, अपने वो सोशल ट्रूथ पे लिखते हैं कि इट इज ऑल अबाउट ऑयल, हमें अपना ऑयल वापस चाहिए, चुराया हुआ ऑयल। अरे भैया चुराया हुआ ऑयल का क्या मतलब है? जस्ट बिकॉज 1922 में तुम्हारी कंपनीज के तहत वहां पे ऑयल बना था तो ये चुराया हुआ हो गया। ऐसे तो जो जहां पे जो एस्टैब्लिश करे वो उसका हो गया। जाए हम जाके आज इंग्लैंड को उठा के ले आए कि हमारा कोहिनूर वापस करो। ऐसे थोड़ी दादागिरी, गुंडागर्दी, लिटरली गुंडागर्दी चल रही है इस समय कि जस्ट बिकॉज मैंने कह दिया मेरे को वहां का तेल चाहिए। तेल के अलावा उनका कॉमर्स सेक्रेटरी बिल्कुल बोलता है कि वहां पे गोल्ड है, वहां पे आयरन है, वहां की माइंस एकदम रस्टेड पड़ी हुई हैं। अरे भाई तुमने ठेका ले रखा है क्या? जहां पे जो तुम्हें मिनरल्स दिखेगा, ऑयल दिखेगा, तुम वहां जाके कब्जाओगे, अपने बिजनेस को कहोगे जी एंट्री लो और अब यहां पे अपना कारोबार करो। बिल्कुल केवल और केवल उसको मुनाफा दिखता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। मुनाफा तो दिखता है भाई, अपना मुनाफा करे, लेकिन हिंदुस्तान में मतलब आप मतलब क्या करते हैं? मतलब मोदी इज माय फ्रेंड, आजकल मुझसे खुश नहीं है, वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है, वो मुझसे मिलना चाहता है। मतलब कौन हो तुम यार? देखिए, अगर इनका सिद्धांत देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम पढ़ते हैं, जिसे कहा जाता है मैडमैन थियरी। मैडमैन थियरी जो है, और वो थियरी है, बाजाप्ता थियरी है, रिचर्ड निक्सन पे शुरुआत हुई थी इसके, कि हम जो करेंगे, जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, वो अगला हमारा जो एडवर्सरी है वो समझ नहीं पाए। कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर देंगे। निक्सन साहब भी ऐसा ही करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो व्यवस्था आने लगी, बदलने लगी, उसको देख के यही लगने लगा कि ये उसी मैडमैन थियरी का रियल मैडमैन है। वो थियरी था, ये मैडमैन है और उसको थियराइज कर रहा है। मतलब ये थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में आ गया। ये प्रैक्टिकल में आ गया। इसको देख के लगता है, इनको देख के लगता है कि ये रियल मैडमैन है जिसको व्हाइट हाउस का कब्जा मिल गया। इमेजिन कीजिए, उसका जो क्लब है व्हाइट हाउस का, उसका मार्बल खरीदने वो खुद जाता है। कोई प्रेसिडेंट ऐसा करता है तो आप उसका स्तर समझ सकते हैं। हाँ। गजा में जहां इतनी त्रासदी थी, जो भी कारण रहा हो, वो कहता था हम रिवियरा बनाएंगे। स्कॉटलैंड गया जहां उसकी प्रॉपर्टी थी, उसने कहा कि देखो ऐसा रिवियरा बनाना चाहिए, इस तरह के लोगों को डेवलप करना चाहिए। यानी उसके जो दिमाग में है, वो सिर्फ एक ही चीज घूमता है, किस तरह से प्रॉफिट बनाया जाए। और ग्रीनलैंड अभी तो कांग्रेस को भी इन्फॉर्म कर दिया कि ग्रीनलैंड खरीदना है भाई हमें। खरीदना नहीं है, हड़पना है। हड़पना है द वर्ड ही इज यूजिंग। और जो ग्रीनलैंड के बारे में अभी कर रहे हैं, ये रियल टेस्ट होगा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का आने वाले दिनों में। क्योंकि ग्रीनलैंड कोई चलता फिरता देश का होंडुरास और पनामा और वेनेजुएला, कोलंबिया तो है नहीं। वो नेटो के सदस्य का एक पार्ट है जो कहता है, और इसकी आबादी 55,000, टेरिटरी बहुत बड़ी, तो उसको लगता है कि ये रियल एस्टेट मेरा है, यहाँ पे बिल्डिंगें बन सकती हैं, यहाँ रेयर अर्थ मिनरल बन सकता है, और ऑलरेडी अमेरिकन प्रेजेंस है वहां। तो आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जमीनें हड़पी जाएं जो 16वीं 17वीं या उसके पहले शताब्दियों में राजा महाराजा ये प्रेसिडेंट है अमेरिका का जो पूरी दुनिया की अगर कहें कि दिशा और दिशा तय करने वाला शख्स हो सकता था। लेकिन जैसा आपने कहा कि किस लेवल पर आकर ये खेल रहा है और क्या हरकतें कर रहा है, वो नहीं लगता है उस तरह की। लेकिन अगर इंडियन कंटेक्स्ट में वैभव बात करें तो मोदी जी के साथ संबंध, कभी तो ये था कि भाई मोदी जी माय ब्रदर, मोदी जी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे जब तक सत्ता में आना था, क्योंकि लग रहा था कि फायदे का सौदा है, मोदी की तारीफ करो, इंडियन डायस्पोरा का दिल जीतो। ठीक, अभी भी मोदी जी की तारीफ तो करते हैं,
लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा शिगुफा छोड़ देते हैं जो हिंदुस्तान को और मोदी जी को यकीनन नाराज करता है। तो चक्कर क्या है, मतलब इक्वेशन क्या है मोदी जी के साथ? इनकी दोस्ती है हिंदुस्तान के साथ मोदी जी के साथ, या अंदर अंदर दुश्मनी चल रही है? मोदी जी ने इसके सपने बहुत तोड़ दिए। दिक्कत ये है, डोनाल्ड इसको क्रेडिट चाहिए था सीज फायर का, हमने वो नहीं दिया। नोबेल पीस प्राइज के लिए एंडोर्समेंट चाहिए थी, हमने वो नहीं दी। बाकी लोन दे दी थी, पाकिस्तान ने दे दी, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने दे दी। स्टीव विटकॉफ हु इज अ वेरी क्लोज एड इनके, उसका जो बेटा है जैक विटकॉफ, उसको भेजा इजराइल कि जाके तुम बोलो बेंजामिन नेतन्याहू से कहो कि वो मोदी जी से कहें। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने भी मोदी जी को कहा कि आप एंडोर्समेंट दे दीजिए नोबेल पीस प्राइज के लिए। मोदी जी ने नहीं दिया, बिकॉज मोदी जी को पता था कि यार जब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो हम किस बात का क्रेडिट दें। और नोबेल पीस प्राइज का अगर हम एंडोर्समेंट देते हैं तो किस बिना पे देंगे, ग्राउंड क्या होगा उसका, ठीक है। तो हम, वैसे मैंने कहा कि हम अमेरिका या उन जैसे देशों की तरह हम है नहीं, हमारी विदेश नीति वैसे चलती नहीं है। जैसे मैंने कहा हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारी वैल्यूज है, हम उन पे चलते हैं। अब वहां पे आपने उसको लेट डाउन किया है। सेकंड, उसने 48 बार बोला कि मैंने वॉर रुकवाई, हमने एक बार भी नहीं माना, हमने अपना स्टैंड फर्म रखा। और जो जिस तरीके का एक्सेस वो इंडियन मार्केट में चाहते हैं, ठीक है, और जिन चीजों को लेकर चाहते हैं वो हमारे हित में नहीं। हमारी 70% आबादी जो है वो किसान है, वो खेती से जुड़े हुए लोग हैं। आप कहते हो कि हम अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और डेयरी जो है उनको हम इंडिया में एक्सेस दें, तो हमारे किसान का अनाज कहाँ जाएगा, वो कौन खरीदेगा? हमारी सरकार उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, एमएसपी देती है, वो इंश्योर करती है कि भाई लोगों का घर चलता रहे, किसान भी जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ रहे। और आप चाहते हैं कि हम अपने किसान को जो है वो छोड़ करके हम अमेरिका के किसानों की चिंता करें। मतलब हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो भाई को पसंद तो नहीं। वो उसको तभी पसंद आया। अच्छा, इंडिया की आप मार्केट देखिए, इंडिया 1.4 बिलियन की मार्केट है। उसको ये समझ में आ रहा है कि यार चाइना नहीं ले रहा, फिर इधर इंडिया भी नहीं ले रहा, तो उसको समझ, वही कह रहा हूं ना कि वो उसके जितने प्रोमिसेस वो करके आया अपने लोगों को कि भाई अमेरिका में दूध और शहद की जो नदियां उसको बहानी है वो बिना इंडियन मार्केट में एक्सेस मिले होगा नहीं। तो नाउ अब वो डेस्पेरेशन में इस हद तक आ गया है। अच्छा, समय ज्यादा है नहीं, 4 साल का समय रहता है टोटल, ठीक है, और थर्ड टर्म मिलना नहीं है। तो 2 चीजें मुझे समझ में आ रही है। एक तो वो ये चाहता है कि कैसे भी करके ये 2 टर्म वाला सिस्टम खत्म हो, ठीक है, गद्दी नहीं छोड़नी है मतलब। नहीं, तो वो ये चाहता है कि मैं ऐसे काम कर जाऊं कि जनता से ये आवाज उठे कि यार डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार प्रेसिडेंट बनाओ, ठीक है। अभी तक भी वो आप देखिए अपना ऑफिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे चला रहा है। कितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए उसने, पूरी गवर्नमेंट उसी पे चला रहा है। वो कहीं कांग्रेस में नहीं जाता, सेनेट में नहीं जाता किसी चीज को लेकर। तो एक तानाशाह की तरीके से वो पूरा सिस्टम चला रहा है। अमेरिकन जो डेमोक्रेसी सो कॉल्ड है उसका जनाजा है, जरा धूम से निकले, ठीक है। वो धूम से निकल रहा है, दुनिया देख रही है कि किस तरीके से उनको, हमारे यहाँ लोकतंत्र की चिंता है, नेपाल में, बांग्लादेश में लोकतंत्र की चिंता है, लेकिन अपना देश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे चला रहे हैं, ठीक। तो ये भी एक तरीके का दोगलापन है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ईगो हर्ट हुआ है और उसके सपने तब तक नहीं पूरे होंगे जब तक प्रधानमंत्री मोदी जो है ही डज नॉट बेंड द नी, जब तक वो घुटने पे नहीं आते तब तक, और कहते कि नहीं आप आकर के हमारे किसानों को मार भी लो और हमारे यहाँ अपने प्रोडक्ट्स भी ले आओ, और आपके यहाँ का जितना भी कचरा है वो सब हम खाएंगे, हमारे लोग खाएंगे, और उसका दाम चाहे जितना हो, ठीक है। जो भाई अमेरिका से हम इंपोर्ट करेंगे तो उसकी वो महंगा भी तो होगा ना। तो यानी कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी, तो हम अपने लोगों को मार, जैसे पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान में आप देखिए वो अमेरिका को खुश करने के लिए अपने यहाँ पे डोमेस्टिकली कितना विरोध झेल रहे हैं, लेकिन वो उसको खुश कर रहे हैं। मतलब कहते हैं दोस्ती बराबर वालों से की जाती है, लेकिन ट्रंप साहब को बराबरी की दोस्ती पसंद नहीं आती है, इन्हें झुका हुआ मुड़ा हुआ गुलाम पसंद आता है। और वैसे और वो मोदी जी बनने से रहे, उन्होंने कहा आंखों में आंखें डाल के देखिए, ठीक है। और आप पूरा यूरोप देखिए ना, पूरा यूरोप फोल्ड हो गया एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। उन्होंने टैरिफ आज अनाउंस किए, कल सारे के सारे लाइन लगा लिए, और उसने खड़ा करके कियर स्टारमर को बोला ना, खड़ा करके बोला कि मैंने इसको तो मैंने लड़ लोगे, नहीं बोला भी तो स्टेटमेंट है। नहीं, उसको ये भी बोला कि इसको तो मैंने 12 घंटे की नोटिस से बोला है, स्टेज पे खड़े होकर बोला कि 12 घंटे की नोटिस से बुलाया मैंने इसको। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा जो है प्रधान, देखिए हम आर्थिक रूप से हम मजबूत हो रहे हैं, ठीक है। हम अमेरिका और चीन इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुए, लेकिन हमको पता है कि हम एक दिन होंगे, ठीक है। भारत अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। हमारे यहाँ सम्मान जो है वो सबसे बड़ी चीज है। हमारे यहाँ तो आपको पता ही जिस तरह का हम समाज हैं, सम्मान से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। हमारे यहाँ लोगों ने गर्दनें कटवा ली, हमारा इतिहास भरा पड़ा है, हमारे सारे हीरोज ही वही हैं जो सम्मान के लिए मर गए, ठीक है। तो ऐसे देश है जिसका हजारों साल का इतिहास हो, सम्मान को लेकर के इतना टची हो,
आप सोचते हैं कि हम यूरोपियंस की तरह और लैटिन अमेरिकन की तरह हम फोल्ड हो जाएंगे और हम झुक जाएंगे, वो नहीं होगा। और प्रधानमंत्री जी अगर करना भी चाहे, मैं कह देता हूँ, तो इस देश की जो साइकी है ना, वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, एंडोर्स नहीं करेगी। और प्रधानमंत्री जी को ये बात पता है, ठीक है, कि हमारा अगर मैं खड़ा हो गया तो देश खड़ा हो जाएगा मेरे पीछे। सम्मान को लेकर के ऑपोजिशन भी छोड़ देंगे, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं भी देते हैं वो भी प्रधानमंत्री की वजह से जब खड़े हो बात जाएंगे। देश के सम्मान की आएगी तो लोग सब खड़े हो एक जाएंगे, छत के नीचे तो आएंगे। 140 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे। ये बात है। 2-4 छोड़ दिए पृथ्वीराज चौहान टाइप जो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को उठा ले जाएंगे, तो बाकी 140 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होंगे। तो ये प्रधानमंत्री को पता है। तो चलिए, तो ट्रंप को अब थोड़ा अनइजीनेस हो रहा है कि भाई एक तो दोस्त झुक नहीं रहा, हमसे ज्यादा बेहतर कर रहा है, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, तो न्यू इंडिया बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अपने फायदे के लिए जब मन आता है तब तारीफ कर देते हैं, लेकिन झूठ कितना बोलते हैं? मतलब एक लिमिट होती है ना, मतलब कहाँ तक झूठ बोलते हैं। अभी हमसे कह रहे हैं अपाचे खरीदे 68, निकलता है उसका डेटा कुछ और। कहते हैं कि भाई पुतिन पर जो हमला हुआ पहले उसकी निंदा करते हैं, फिर कहते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मतलब कहीं तो आप ठहरेंगे बात पर। देखो, कोई आंख का पर्दा, नजर की शर्म, मतलब अब सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है भाई, और बाइट देने में पीछे नहीं हटते, सब कैमरा पे बोलते हैं। देखो, उनको ना जिसे कहते हैं कि ट्रम्पेट डिप्लोमेसी करने का शौक है। उनको जब तक बिगुल नहीं बजता ना, जैसे जब थोथा चना बाजेगा ना, जैसे है ना, बिल्कुल वो उनके ऊपर सूट करता है कि जब तक जो जितना एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, जितना वो खोखला है उतना वो शोर मचाएगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। आपकी बात में और एड ऑन करूंगी, जो हम भारत की बात कर रहे थे, बिल्कुल अपने फायदे के लिए इस समय वो 140 करोड़ की मार्केट को नहीं छोड़ सकते। टू एड ऑन टू दैट, हमारे पास इतनी ज्यादा स्किल लेबर है। आज की डेट में अगर इंडिया एक स्टैंड ले लेता है, अगर यहाँ पे हम टेक्नोक्रेट्स जिसको हम कहते हैं, अगर हम उनके लिए एक पूरा एक फील्ड तैयार कर देते हैं, तो वहां की अमेरिकन इकोनॉमी तो खत्म हो जाएगी। उनका पूरा का पूरा जो आईटी सेक्टर है, जो ये अपना बना के बैठे हुए हैं, जो भी इन्होंने अपनी किया है, पैक्स का जो इन्होंने अपना पूरा कार्टेल बनाया है, उस तो बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि बात करें एआई की, बात करें रेयर अर्थ मिनरल्स की, बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, ईवीज की, तो उसके चलते तो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा। बिकॉज सारी स्किल लेबर और सारा वो चलाने वाले तो भैया इंडियंस ही है ना। तुम आप कोई कंपनी उठा के देख लीजिए टॉप की, वो सब इंडियंस की उस पर चल रही है। साथ में यहाँ पे जो एक पूरा समीकरण बैठ के आ रहा है कि यहाँ चाइना और रशिया से तो उनकी शुरू से ही, चाइना के साथ उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स है, लेकिन उनके रिलेशंस क्या हैं वो हम भी जानते हैं। तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन आती है, जिसको हम नया भारत बार बार कह रहे हैं, कि जो नया भारत है ये झुकता नहीं है, ये घुटने नहीं टेकता है। जो ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि जी हम मान जाएंगे, हम टैरिफ्स के डर से डर जाएंगे, क्योंकि अमेरिका केवल 3 स्ट्रैटेजीज पे खेलता है। उसकी फर्स्ट होती है या तो टैरिफ्स लगा के डरा दो, धमका दो, दूसरा होता है फोर्स दिखाओ, और तीसरा होता है कि डी रिकॉग्निशन, जिसका जैसे वो कर रहा है, जिसको हम अरब स्प्रिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, कि वहां के प्रेसिडेंट या वहां के हेड ऑफ स्टेट के खिलाफ ऐसा एक जेंजी उपद्रव, जिसको बड़े मैं सरल शब्दों में कहूं तो ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दो कि वहां पे गद्दा, जिसे कहते हैं गद्दी पलट हो, सत्ता पलट हो। ये वो उसकी 3 स्ट्रैटेजीज रही हैं ट्रंप की। तो अब यहां पे जी सबसे पहले तो उसने टैरिफ्स किया, वो तो हुआ नहीं। उसने बिल्कुल देख लिया, तुमने 25 किया, तुमने 25 से 50 कर दिया, साफ हमने कह दिया कि हम नहीं झुकेंगे। फिर पुतिन इंडिया आता है, तो भी हम कहते हैं कि हमारा तो भैया तेल का कारोबार चलता रहेगा। अब वो वहां से, अब आप देखिए यहाँ पे बीच में एकदम आता है, 2 दिन पहले हमारी मार्केट क्रैश होती है। क्यों होती है? रिलायंस के लिए होती है। वहां कहते हैं कि जी जामनगर में रशिया के तेल पड़े हैं। तो ये सब ऐसे ही थोड़ी उठता है। आप सोशल मीडिया पे झूठ, जो आप झूठ की बात कर रहे थे, ये झूठ फैलाते हो, उसका ओरिजिन तो है ना। और उसका ओरिजिन अगर आप देखें तो वो आईपी एड्रेस जो अभी आ भी रहा है कि आईपी एड्रेस उसका वहीं से आ रहा है। तो आप ये करने की एक अपहीवल करने की कोशिश करते हो कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली दे नो कि फोर्स हमारे यहाँ काम करेगी नहीं। एक तो इंडिया का पूरा स्प्रेड है, नया भारत है, मोदी जी झुकेंगे नहीं। तो आप किसी तरीके से जो सत्ता पलट है वो डी रिकॉग्निशन करने की, लद्दाख में उन्होंने शुरू किया, हमने वो कंटेन कर लिया। तो ये जो है कि झूठ की बिना पे ही उनकी सत्ता चलती है, झूठ के बिना पे ही उनका। हाँ, लेकिन ठीक है प्रोफेसर दीप्ति, ठीक है, कई झूठ आप जानबूझ के बोलते हैं, एक नैरेटिव बनाने के लिए, अपनी डीप स्टेट को एक्टिव करते हैं, अलग अलग तरीके से आप काम करते हैं। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ भाई, इस शख्स के आगे हर कोई इसकी नॉनसेंस क्यों लेगा? भाई आप ज़ेलेंस्की को आके वहाँ बेइज्जत कर देते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं आज अच्छे से तैयार होके आया है, अंदर जाके उसको बुली करके आंखें दिखा के ऐसे डांटते हैं जैसे कोई मतलब स्कूल का कोई छोटा बच्चा आया हो। आप सड़क पे P5 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वेट करा देते हैं, मैक्रो को, वो फोन कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें बेचारों को वेट करना पड़ता है। ठीक है, ये आप गत बनाते हैं, फिर उनकी मिमिक्री कर देते हैं। किसी को पूछते हैं ब्रिटेन को कि भाई क्या अकेले लड़ पाओगे, मतलब फिर वो हक्के बक्के रह जाते हैं। मतलब आपकी नॉनसेंस में क्यों लूं? मतलब मेरी ऐसी क्या इतनी क्या मजबूरी है कि मैं अपने देश की, अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों की बेइज्जती कराता जाऊं और फिर भी इस आदमी के सामने खड़ा रहूं?
देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो रियलिटी है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा पावर है। नहीं, पावर तो फिर हमारे लिए भी है, जब हम इसको आंखों में आंखें डाल के जवाब दे सकते हैं, तो बाकी क्यों नहीं? उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि अपनी अकड़ क्या है, धौंस। और ट्रंप साहब में एक खासियत और भी है जो आपने नहीं नोटिस की है या किया भी होगा, कि वो जितना जल्दी गर्म होते हैं उतना जल्दी ठंडे भी होते हैं। तो आपने देखा होगा एक बार जेलेंस्की को इन्होंने कुछ अपशब्द कहे थे और अगले दिन किसी ने उनसे पूछा, प्रेस रिपोर्टर ने, कि आपने ऐसा कहा था, तो सीधा कहते हैं डिड आई से दैट। तो ये भी एक क्वालिटी है उस आदमी की, क्योंकि वो डील मेकर है। वो जानता है कि किसी चीज को स्ट्रेच करेंगे तो डील खत्म ना हो जाए। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप भी चाहता है, उस ट्रांजैक्शन में भी फायदा चाहता है। तो उनका सीधा इंटेंशन क्या है, किसी भी तरह सामने वाले को बुली करो इतना कि वो डर जाए। अगर वो डर नहीं पाया, खड़ा रहा, तब उससे कॉम्प्रोमाइज कर लो। आपको याद होगा जब शुरू हुआ थे, चाइना के प्रति काफी उनका द्वेष था, काफी उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो लगा कि कितने पुराने मित्र हैं। वहां जाके उन्होंने कह दिया G2। और अभी जो ये इन्होंने ये किया है, बड़ा वो इंपॉर्टेंट है समझना। वो कहते हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम ऑपरेट करेंगे, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में किसको हवाले छोड़ दिया उन्होंने? चाइना के हवाले छोड़ा है। तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो इन्होंने अपना एक बाउंड्री बनाया है, अपनी एक भूमिका बनाई है जिसके तहत वो ऑपरेट करते हैं। और उनको पता है 3 साल बचे हैं, 3 साल में इंटरनली पूरा परिवर्तन कर दो और पूरी दुनिया की व्यवस्था में परिवर्तन। उनको शायद ये नहीं पता है, ये समझते भी नहीं है कि वो जो बोलते हैं वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है, शेयर के दाम कितने बढ़ते चढ़ते हैं, कितने जो एक्शन दिया उन्होंने अभी कोलंबिया में, उसके चलते उनके जो सबसे क्लोजेस्ट एलाई हैं, जो सबसे बड़े डोनर हैं, सेंगर साहब, उनको 1.2 बिलियन का एक दिन में फायदा हुआ। तो आप ये ना समझें कि वो ऐसे बोल दिया और उनके मुंह से निकल गया। हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्रिप्टो करेंसी को ही ले लीजिए, किस तरह पाकिस्तान के पूरे एलीट को उन्होंने कन्विंस कर लिया कि आपके जितने ब्लैक मनी है आप हमारे यहां इन्वेस्ट कीजिए और उसका फायदा हमारे परिवार को होगा, आपको होगा। और आने वाले जनरेशन ये कहेगी कि हम देखो पाकिस्तान से अपना संबंध इसलिए अच्छा किया क्योंकि वो एक पावरफुल स्टेट है। हम सब जानते हैं कि वो कैसे कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये सब कला ट्रंप साहब को आती है। और आने वाले दिन में भारत के साथ जो उनका हमने एक चीज बड़ा अच्छा कहा है कि वो, जैसे इन्होंने कहा कि कुत्ता अगर भूखे तो हम भी भूखने नहीं लगते या काटने नहीं लगते, तो उसी तरह का रिएक्शन होगा। आप स्टोइक बने रहें, आप अपना रिएक्शन नहीं दिखाएं, लेकिन आने वाले समय में आप अपना रिएक्शन जरूर दिखाएं। और जिस तरह भारत ने ऑपरेट किया है अपने लिमिटेड कैपेसिटी में, चाइना था उसने उनका प्रतिकार किया, जवाब दिया, टैरिफ लगाया, इन्होंने भी टैरिफ लगाया। हम जानते हैं कि उस टैरिफ लगाने से एक व्यक्ति भी अनएम्प्लॉयड हो जाएगा तो वो देश की हानि होगी, इसलिए हम वो टॉलरेंट वे में उनको सुनते हैं और कभी प्रतिकार नहीं करते। हम जेलेंस्की वाली आदत भी नहीं बनाना चाहते हैं कि उनके सामने गए, झगड़ा कर लिए, फिर कॉम्प्रोमाइज करके सामने खड़े हो गए। तो वो स्थिति भी नहीं आनी चाहिए। ट्रंप साहब को डील करने के लिए, वो स्टीव विटकॉफ ने ही कहा था ना कि इनसे डील करने के लिए एक स्टाइल होता है। शायद वो स्टाइल बुक कहीं लिखी जा रही होगी और वो स्टाइल बुक मोदी जी के पास आ गई है, मुझे लगता है कि बेचारे जो हैं, मतलब कुछ भी हो, मोदी जी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। मतलब ये पता चलता है कि उन्हें खुश करना चाह रहे हैं, बस बात में कह भी रहे हैं, मना लो मुझे, मेरी बात सुन लो। देखिए, मोदी जी को मेरे ख्याल से कितने 5 दशक से तो ज्यादा ही हो गए पब्लिक लाइफ में, ठीक है। तो उनको पता है कि लोगों को डील कैसे करते हैं। ऐसे थोड़ी 140 करोड़ के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, ठीक है। तो जिस इंसान के पास इतनी कन्विंसिंग पावर हो कि 140 करोड़ लोगों को कन्विंस करके बैठा हुआ है कि आई एम द राइट पर्सन फॉर यू, ठीक है, और एक बार नहीं तीसरे टर्म में आ गए और उससे पहले जो है 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सो एक ऐसे व्यक्ति को ये समझना कि वो किसी एक इंडिविजुअल से नहीं डील कर पाएगा, ये अपने आप में बड़ा अबोध किस्म का स्टेटमेंट हो जाएगा। उनको पता है, हमारे यहाँ भी तो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं जो साइको एनालिसिस करते हैं पर्सनैलिटीज का, तो उनको पता होगा मेन चीज क्या है। देखिए, आज आप डिप्लोमेसी, अब जैसे उनके साथ ही एयरफोर्स 1 में जो एक सज्जन खड़े थे और सेनेटर ग्रैहम, तो उन्होंने जो है क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर गया था और उन्होंने बोला कि सर हमने तो इंपोर्ट कम कर दिया है बहुत रशियन ऑयल का, तो प्लीज अब आप टैरिफ हटवा दीजिए कैसे भी करके। सबको पता है कि जो डिप्लोमेसी में जो बातें होती हैं, वो झूठ भी बोल रहा होगा तो इंडियन डिप्लोमेट कभी भी आके ये नहीं कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। दिस इज व्हाट डिप्लोमेसी इज। और अगर करा भी तो क्या है भाई, अपने फायदे के लिए हाँ, हम लोग बातचीत करते हैं और यही काम होता है डिप्लोमेट्स का। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर वो झूठ भी बोल रहे होंगे लिंडसे ग्रैहम, तो वो कभी भी आकर के नहीं कहेंगे डिप्लोमेट कि ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो इट गोज अगेंस्ट
द नॉर्म्स एंड द वैल्यूज ऑफ अ डिप्लोमैट, ठीक है, द वेरी एथॉस ऑफ डिप्लोमेसी। अब डोनाल्ड ट्रंप को क्या है, हर चीज पब्लिक डोमेन में करनी है, हर चीज को निकल करके शोभदाबाजी करनी है, ठीक है। एक मोहल्ले में होते हैं कुछ लोग ना जो सड़क पे निकल के बताते हैं कि मैं तो यहाँ गया था, मैंने ये तीर मार दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा कर दिया। सो ये जो एक नया कल्चर डोनाल्ड ट्रंप ने इंट्रोड्यूस किया है डिप्लोमेसी में, ये अमेरिका के लिए ज्यादा हानिकारक है। हम तो चलिए ठीक है, हमने तो अमेरिका के सैंक्शन झेले हुए हैं, हम तो वो देश हैं, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हमें अमेरिका के सैंक्शन भी सर्वाइव किए हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब ठीक है, ये तो एक फेज है, निकल जाएगा 2-3 साल में। अमेरिका इंडिया को एक लिमिट से ज्यादा नहीं पुश कर सकता है, और ये बात अमेरिका के डीप स्टेट को पता है। वो हमें परेशान कर सकते हैं, बॉदर कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं, हमको डिफीट नहीं कर सकते। जब वो अपने पीक पे थे और हम बहुत गरीब थे, ठीक है, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, हमारे यहाँ खाने को दाने भी नहीं थे इस देश में, वो तब इस देश को तोड़ना चाहते थे। तोड़ पाए थे क्या? भारत आजादी के बाद भारत का साइज सिर्फ बड़ा हुआ है, कम नहीं हुआ है, ठीक है। हमने कोई टेरिटरी लूज नहीं की है, हमने टेरिटरी गेन की है, अलग अलग राज्य हमारे साथ मिलते गए हैं। तो ये समझ लेना कि जब भारत एक न्यूक्लियर पावर है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, भारत में जियोपॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एक आम इंसान की, एक ऑर्डिनरी अमेरिकन से कहीं ज्यादा है, ठीक है। सड़क पे चल रहा हुआ आदमी, उसको ये पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, अमेरिका क्या चाहता है। और इंडिया में 5-6 दशक जो है, आप ये भी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं भूलना चाहिए कि वो कितना बड़ा डैमेज कर रहे हैं। भारत में एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट 5 दशक तक रहा है, ठीक है। हम जेनेटिकली एक तरीके से प्रो सोवियत लोग हैं इस देश में, ठीक। हम एंटी वेस्ट हैं क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया है, ठीक है, हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, हमें टॉर्चर किया है। तो वेस्ट को लेकर के हम वैसे भी बहुत सेंसिटिव थे। बिल क्लिंटन ने ये शुरुआत की कि हम इस चीजों को कि इसको हम रिवाइव करें, हम एक न्यू लीफ जो है टर्न करें और दुनियादारी, और हमने उसका भी स्वागत किया। लेकिन अब आपने 25 साल के अंदर आपने उसको एक ब्लैकमेलिंग टूल अगर आपने बना लिया है, ठीक है, तो इंडिया में लोग बहुत सेंसिटिव हैं इस चीज को लेकर के। और डोनाल्ड ट्रंप जितना डैमेज पूरे वेस्ट को कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। अब बातें RIC की शुरू हो गई, रशिया इंडिया चाइना की, ठीक है। और लोग चाइना से, चाइना के साथ हमारी दुश्मनी है, चाइना के साथ हमारी लड़ाई है, चाइना के साथ हमने युद्ध भी लड़ा है, सब कुछ है, लेकिन आपको उतना एंटी चाइनीज सेंटिमेंट इंडिया में नहीं मिलेगा जितना एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट मिलेगा। और जितना जल्दी एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट यहां स्ट्रोक होता है उतना जल्दी वो भी नहीं होता। हम चाइना के साथ अगर एक वर्किंग अरेंजमेंट कर लेंगे तो इस देश में सरकार की कोई बदनामी नहीं होगी। सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार उसको अफोर्ड ना कर सके, लेकिन अगर आपने वेस्ट को या वेस्ट की हेजेमनी को बर्दाश्त कर लिया या वेस्ट की हेजेमनी के सामने आप झुक गए तो इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। तो ये वो मतलब ये हमारे सेंटिमेंट्स हैं, ये हमारी सोसाइटी के अंदर के सेंटिमेंट्स हैं। और एज अ पॉलिटिशियन, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतने साल, इतने दशक गुजारे हैं जनता के बीच में, उनसे वोट लिया है, उसको इस नर्व का तो पता है। He know how to handle Trump very well and he has been doing that. Yes. लेकिन प्रोफेसर दीप्ति, इसी बात को आगे बढ़ाएं वैभव की, जिन्होंने कहा बिल क्लिंटन ने जो एक शुरुआत की, फिर ओबामा, बुश, सबने उसको आगे बढ़ाया एक तरह से, डील्स भी हुई और दोनों देशों के बीच में कई महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, विजिट्स हुई, तो लगा कि अब रिश्ते जो हैं वो एक अलग पटरी पर आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब ने आके ऐसा लग रहा है पूरी गाड़ी डीरेल कर दी, और इसकी आलोचना अमेरिका में भी हो रही है। अमेरिका भी कह रहा है कि जिस काम में 25 साल से मेहनत की, आपने उसको मतलब 5 महीनों में आके बर्बाद कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए उसको अपनी हेजिमोनी कायम करनी थी। उसका सीधा एक तरीका था कि वो हर चीज में अपनी हेजिमोनी चाहता है। जैसे अगर आप देखो कि बात हो रही थी कि नेटो की, अब डेनमार्क की वो टेरिटरी है, फिर भी उन्होंने ग्रीनलैंड को एनेक्स करने की बात करी है। ये नहीं कह रहे हैं कि वहां जाएंगे ऐसा कुछ करेंगे, बिल्कुल हड़पना, एनेक्स का सिंपल ट्रांसलेशन देखें तो वो हड़पने की बात होती है। वहां नेटो में उन्होंने स्वीडन को मिला दिया, उन्होंने फिनलैंड को मिला दिया, यहाँ पे वो कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि का किसके साथ क्या रिश्ते थे। ये तो चलो अगर हम भारत की बात करें, पिछले 25 सालों में हमारे रिश्ते उनसे सुधरे हैं, क्लिंटन के बाद जो किया है। बाकी जिन देशों की अभी हम बात करें, अगर कोलंबिया को अगर छोड़ देते हैं, ग्रीनलैंड की बात करें, अगर हम बाकी यूरोपियन नेशंस की बात करें, स्वीडन की बात करें, फिनलैंड की बात करें, कनाडा की बात करें, ये तो उनके अपने फ्रेंडली नेशंस थे ना, हिस्टोरिकली बहुत फ्रेंड्स रहे हैं वो उनके। जब वो उनकी दोस्ती की परवाह नहीं कर रहे, उनको केवल अपना एक टारगेट दिख रहा है, तेल,
हेवी अर्थ रेयर अर्थ मिनरल्स और कहाँ पे मुझे स्ट्रैटेजिक लोकेशन मिल सकती है। वो केवल इन्हीं 3 गोल से चल रहे हैं, तो उनको दोस्ती यारी ये सब चीजें उनको मायने ही नहीं रखती। लेकिन बार बार उनके जहन में ये भी है कि भाई मैं 140 करोड़ की आबादी जिसका मार्केट है बहुत बड़ा, जिसमें स्किल लेबर है, उसको नाराज करने की भी हिमाकत नहीं कर सकता है। प्लस उनको आज के भारत की पावर भी पता है, उनको मोदी जी की स्ट्रैटेजी भी पता है कि यू कैनॉट डिफीट, यू कैनॉट ब्रिंग हिम डाउन टू योर नीज। आप नहीं ये कह सकते हो कि जी मैंने भारत को घुटने टिकवा दिए, आपने बहुत कोशिश कर ली कि जी मैंने वॉर रुकवाई। हमने एक बार भी पार्लियामेंट में खड़े होके भी, सॉरी टू से बट हमारे विपक्ष यहाँ पे कहते हैं कि आप इसका प्रमाण दीजिए, आप उसका प्रमाण दीजिए, अगले आप उठने वाले हैं। हमने उन सब चीजों को बड़े साइलेंटली उसका जवाब देते हैं। तो इसके चलते ट्रंप को यहां पे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा दुश्मन है, उसको केवल मार्केट दिख रही है, उसको नहीं फर्क पड़ता है कि मैंने 25 साल के रिश्ते। और मैं तो कहूंगी कि ये जिसे उसको एक शेर के उसमें भी कहूंगी मैं कि कहते हैं कि लम्हे खताएं करते हैं और सदियां उसका खामियाजा भुगतती हैं। तो मामदानी मैं कहूंगी आसमान से टपके खजूर में अटके, कि उसका नतीजा ही तो है कि ट्रंप की जो ये हरकतें हैं उसका ही तो नतीजा मामदानी मिला है। कि मामदानी को मैं कहूं कि बहुत बेहतरीन है, हम अभी थोड़े दिन पहले आप ही के शो में चर्चा कर रहे थे कि मामदानी बहुत बेहतरीन है, वो कहां से, कोई बेहतरीन नहीं है। वो आज बिल्कुल आलोचना कर रहा है ट्रंप की इन मुद्दों पर अगर उसको एज अ सक्सेस उठा के देखें तो वो भी कोई वर्ल्ड ऑर्डर बहुत, अगर उनको, वैसे तो वो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के चलते, बट अगर आज उनको वो कुर्सी मिल गई तो क्या हाल होगा वर्ल्ड का, वो भी हम देख रहे हैं। तो उनकी हरकतों की वजह से ऑल्टरनेटिव क्या मिल रहा है, मामदानी जैसा। तो इस समय ट्रंप बिल्कुल एक बौखलाए आदमी की तरह हो रखा है, उसको कुछ नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। तो सर एक लास्ट क्लोजिंग रिमार्क आपसे, जो हमारा आज का टॉपिक भी है कि भाई ट्रंप हमारे दोस्त हैं, दुश्मन है या न्यूसेंस है? देखिए, एक साइको एनालिटिक स्टडी किया गया था, यहाँ से आने के पहले मैं पढ़ रहा था। तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता दूं और दर्शकों को पसंद भी आएगा। ट्रंप एग्जिबिट्स लो एग्रीएबलनेस, यानी उनकी जो एम्पैथी का है वो डेफिसिट है एक। दूसरा, उनका कंशायंस जो है वो बहुत लो है, बहुत नीचे स्तर का है। और उसमें 3 ट्रायड वर्क करते हैं। एक है नार्सिसिज्म, दैट इज सेल्फ लव। दूसरा साइकोपैथिक, और मैकियावेलिज्म, यानी तीनों चीज आप इमेजिन कीजिए। एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह एक व्यक्ति ऑपरेट करना चाहता है, जिसको जनता से एम्पैथी नहीं है, सिंपैथी नहीं है, और वो सेल्फ लव में विश्वास करता है। वो शायद, मैं तो ये नहीं कहूंगा, एक ही व्यक्ति रहा है यूरोप में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, जिसने पूरे यूरोप को तबाह कर दिया था, और वो भी उसी सेल्फ लव पे था। उसको किसी से प्यार नहीं था, किसी से मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ अपने आप से करता था। उसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया है। मैं जानता हूं अगले 3 साल तक जब तक वो रहेंगे, पूरी दुनिया का अमेरिका से विश्वास उठ जाएगा। हम अमेरिका जाने से डरेंगे। जो अमेरिका में बस गए हैं वो वापस आना चाहेंगे। वो अमेरिका जिसको हमने अपने पूरे जीवन में देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट रहा है दुनिया का, आज उसका ये हश्र हो गया कि हम जाके उनसे फोन करके पूछते हैं, आप सुरक्षित तो हैं? आने वाले समय में आप सुरक्षित तो रहेंगे? क्या ऐसा अमेरिका ट्रंप छोड़ के जाएंगे हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए? मुझे लगता है कुछ वैसा ही होगा। और 3 साल बहुत, बच्चों तक को तो वीजा की थ्रेट देते हैं, मतलब बताइए। और मैं पर्सनली भुगता हूं उस वीजा थ्रेट को, कभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उस प्रॉब्लम को लेकर अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि अमेरिका इसका इस समय पतन हो रहा है। उस पतन के राह पर अमेरिका चल निकला है, और यूरोप से जो उनकी राह निकली है वो उनका दी एंड स्टेट होगा, क्योंकि कॉमन वैल्यूज हैं, यूरोपियन वैल्यूज, अमेरिकन वैल्यूज में अंतर नहीं है। अगर आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं, आप पहली विजिट सऊदी अरेबिया जाके करते हैं, तो आप समझ जाइए आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा। और जिस तरह डेमोक्रेसी, जितने भी डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, आप उन पर विश्वास नहीं करते। चलिए, तो मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ ही आए थे, लेकिन अमेरिका ग्रेट बन रहा हो ऐसा नहीं लग रहा है। और जो हम पूरे पैनल में जो डिस्कशन और जो एनेक्डोट्स, रिसर्च, सब कुछ जो शेयर हुई है, उससे कम से कम ये लग रहा है कि भाई ना दोस्त है ना दुश्मन है, सिर्फ अपनी ही मोहब्बत के कायल हैं ये शख्स। और 3 साल बचे हैं, देखते हैं आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल तो जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में अजब गजब है। आप सभी कॉफी पर कुरुक्षेत्र में शामिल हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।